हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2023 के लिए द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन यानी रुक्मिणी पब्लिकेशन के जो ये वॉल्यूम 1 आया है, इसके प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ 24 सेट्स दिए गए हैं, जिसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है 2400 सेट को अंडर 1 मंथ कवर करा दूं, तो डेली बेसिस पे या अल्टरनेट करके मैं सेट लाते रहूँगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप यदि मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ बीएसएस से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। दोस्तों, मैं क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन भी यहाँ पे करते चलूँगा, ठीक है, कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट यानी पता चले, और आपको एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिले और याद हो, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, सेट नंबर 1 है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे पहला सेनानायक पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर, ठीक है। जबकि ये क्वेश्चन बन के आता है कि 1857 ईस्वी का जो आराम विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने का कार्य किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था, तो वहां पे आपका जो आंसर हो जाएगा, वहां पे आंसर आपका हो जाएगा कैप्टन ली ग्रांट, ठीक है। किंतु यहाँ पहला सेनानायक पूछ ले, इसलिए आपका आंसर होगा कैप्टन डनवर, ठीक है। और एक कोट्स है जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध कोट्स है कि मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वहीं है। यह किसका कथन है, तो यह जो है बाबू कुंवर सिंह का जो है यह कथन था कि मैं जहाँ हूँ वहीं जगदीशपुर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। देखिए, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो सहरसा है, ठीक है। जिस जनगणना 2011 की बात करें तो बिहार की जो साक्षरता दर है वो 61.2% है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का जो राष्ट्रीय राजमार्ग 103 है कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये जो है हाजीपुर से मुसरी घरारी तक जाता है, ठीक है। यह एक गर्म धारा है, यानी आपको इसमें से गर्म जल धारा को बताना है कि कौन सी जो है धारा है जो गर्म जल धारा। तो देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम जल धारा है यह जो है गर्म जल धारा, और यह अटलांटिक महासागर, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बना है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जो गर्म जल धारा है, तो अटलांटिक महासागर की जो यह गर्म जल धारा है, ठीक है। और देखिएगा, और हमबोल्ट जल धारा की बात करें तो यह जो है ठंडी जल धारा है, ठीक है। और यह प्रशांत महासागर की जलधारा है। किनारी जलधारा जो है यह भी ठंडी जलधारा है, और यह जो है यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। किंतु यहाँ पर गर्म जलधारा पूछ रहा है तो आपको गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो ये जो है पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। और ये जो है आपको जयप्रकाश नारायण की आप नाम सुने हैं, जयप्रकाश नारायण की क्या थी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ठीक है, जो कि काफ़ी सक्रिय थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। देखिए, नागा नकटी पक्षी विहार जमुई सही है, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार सही है, कांवर पक्षी अभयारण्य जो ये बेगूसराय में, कहाँ, बेगूसराय में, ठीक, छपरा में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी कुशेश्वर पक्षी विहार यह दरभंगा में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को डैश अधिवेशन में आयोजित किया गया था, यानी कि बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है कि लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है, यह जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, और यह इसकी स्थापना जो है आपको 1984 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होता है, तो इसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है, ठीक है, संवैधानिक सरकार होती है और विधि का शासन होता है, उपयुक्त सही, यानी इनमें से सभी सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, आपको सन बताना है कि योजना जो प्रथम योजना अवकाश हुआ था कब हुआ था। देखिए, तृतीय जो पंचवर्षीय योजना था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद आपको योजना अवकाश हुआ था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1961 से 65 था, ठीक है। तो जो योजना अवकाश हुआ वो 65 से 3 वर्षों का था, ठीक है, 3 वर्षों 66 से 69 तक जो था वो आपको योजना अवकाश था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र
के अंतर्गत आता है, तो यह जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब हम प्राकृतिक जो संसाधन होता है, यानी प्राकृतिक संसाधन से जब कोई चीज बनाते हैं तो वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राम सभा हो जाएगा, फिर पंचायत समिति हो जाएगा, फिर जिला परिषद हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ, 3, 1 और 2 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और पंचायतों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 243 के सी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करता है? तो अनुच्छेद 15 जो है आपको यह मूल, जाति, लिंग के आधार पर यानी भेद करना प्रतिबंधित करता है। ठीक, अनुच्छेद 1 जो है यह भारत जो है राज्यों का एक संघ है से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है, हुआ था? तो यह 1907 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस थे। ठीक है, 1907 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किसका है? तो देखिए, ये जो वक्तव्य है वो जवाहरलाल नेहरू का है, और ये जो है समाजवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है, यानी तेजस क्या है? तो तेजस जो है देखिए यह एक लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट क्या है, एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण क्या कौन करता था? HAL करता है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी जो विशेष जानकारियां प्रदान करने वाला मानचित्र को हम क्या कहते हैं? तो इसको विषय परक कहा जाता है। क्या? विषय परक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत किया था? उसने जीवा कार्यक्रम की शुरुआत किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1982 ईस्वी में हुआ था। और नाबार्ड जो है कृषि के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाला एक जो है सहकारी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सर क्रिक मुद्दा भारत और किस देश के बीच में है? तो देखिए यह जो है भारत और कौन? पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो यह जो श्रीलंका से अलग करती है। और पाक जलौढ़ मरुमध्य भी एक आता है, जलौढ़ मरुमध्य किस 2 देशों के बीच है? तो यह भी भारत और श्रीलंका के बीच ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? यानी यहाँ पे MSP का ये मतलब पूछ रहा था, यानी न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो सरकार इसकी घोषणा कब करती है? तो देखिए, जब फसलों की बुआई होती है ना, तो फसलों की बुआई से पहले ही सरकार MSP की घोषणा कर देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो खेती, पशुपालन इत्यादि जो क्षेत्र चीज़ें है जिसे हम प्राकृतिक से डायरेक्ट उत्पादित करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो यह जो है लोकतांत्रिक जो सरकारें होती है वो अपने कदम को बताती है जनता से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो देखिए ये जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, जिसके तहत सरकार जो है वो समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? तो ये जो है बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश जो है आपको 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को भारत की सहायता से आज़ाद हुआ था। ठीक है, और पाकिस्तान ने इसे अंततः 1974 ईस्वी में एक देश के रूप में मान्यता दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा का नाम बताना है आपको। तो ईरान की जो मुद्रा है वो आपको रियाल है। क्या? रियाल। कम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल को हम क्या कहते हैं? तो इसे भूजल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को हम जानते हैं? तो ये जो सूर्य मंदिर को, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और इसे जो 13वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी जो समानांतर वृत्त हो उसको क्या कहते हैं? यानी ये देखिए विषुवत रेखा हो गया, तो जो इसके समानांतर है
इसको क्या कहते हैं, तो आप सबको पता है, इसको हम अक्षांश कहते हैं। क्या, इसको अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका 30 के ए हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो यह जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। ठीक है, और एक इतिहासकार ने कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में होता। और यह किसने कहा था? यह जो है एल्फिंस्टर ने कहा था। कौन? एल्फिंस्टर ने कहा था। ठीक है, और रजिया सुल्तान जो 1936 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत के जो है शासक बनी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो है एल के आडवाणी है। कौन? एल के आडवाणी है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कौन सी कविता है? तो मेरी 51 कविताएं जो अटल बिहारी वाजपेयी की है। मनमोहन सिंह की यदि बुक की बात करें तो इन्होंने एक लिखा था क्या? चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया जो कि मनमोहन सिंह की पुस्तक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के सत्र अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज्य को अपनाया गया था? तो देखिए उस समय जो है दादा भाई नौरोजी थे। 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने स्वराज्य को की प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चंद्रयान 3 यानी मिशन लॉन्च किया? तो यह जस्ट अभी किया गया था सितंबर में, यानी कि 2023 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित नदियों में से छिपरा नदी किस नदी से मिलती है? तो ये छिपरा नदी जो है यह नर्मदा नदी से मिलती है। और उज्जैन जो है उज्जैन छिपरा नदी के ही तट पे बसा हुआ है, जहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 50 केजी मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह जो है निखत जरीन थी। कौन? निखत जरीन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? ठीक है, तो ये ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, यानी सुमेलित करना है यहाँ पे। तो देखिए पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो बांसुरी वादक से है, यानी पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। पालधर जो रघु ये मृदंग बजाते हैं। लतीफ खां का संबंध तबला से, और एस बालचंद का जो संबंध है वीणा से। तो आपका क्या हो जाएगा? ए का 4 बी का 3 कहाँ है ऑप्शन में? तो हाँ, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? देखिए 4 जनवरी सन 1948 ईस्वी को म्यांमार जो है ब्रिटिशों से आज़ाद हुआ था। और इसे जो है म्यांमार जो पहले भारत का हिस्सा था, जिसे 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो है के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको कथन गलत बताना है। देखिए राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल हैं, सही है। यह उसी वृद्धजन को दे जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, भी सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया। अगला है कि इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा, ये गलत है। यहाँ पे 400 नहीं, जब 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं उनको 500 रुपये प्रति वर्ष प्रति माह जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और इनमें राज्य के सभी 29 लाख वृद्धजन शामिल है, ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। तो इस तरह लिए आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए गलत पूछ रहा था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो ये जो है सासाराम के जागीरदार थे। और शेरशाह का जो रौजा है यानी कि मकबरा जो है वो सासाराम के धरती पे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? देखिए जो आपको हावड़ा स्टेशन है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या जो है सबसे अधिक है। और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी जस्ट इस साल बना है कौन? हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? तो देखिए ये जो मूक फिल्म पूछ रहा है इसलिए आपका आंसर राजा हरिश्चंद्र हो जाए, जो कि 1913 ईस्वी में बनी थी। और पहली भारतीय बोलती फिल्म यदि पूछे तो आला मारा हो जाएगा, जो कि 1931 ईस्वी में बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में स्थित है। और इसे जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल यानी कि किसी नदी पे बना सबसे लंबा पुल जो है कौन है? तो यह जो है भूपेन हजारिका पुल है। और यह कहाँ है? तो यह जो है असम में है। और असम में
जो है लोहित नदी पर। इसकी जो लंबाई है आपको 9.2 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी पुल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। ये नर्मदा को जो है भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके जो संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे। और 1939 ईस्वी में जब त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, तब कांग्रेस पद के अध्यक्ष पद से जो इन्होंने त्यागपत्र दिया और 1939 ईस्वी में अपनी पार्टी बनाई। कौन सा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1952 ईस्वी में जो है भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो ये कोलकाता में है और यह जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनवाया गया था। तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग जो है 51 से 75 तक क्वेश्चन जो है जो कि साइंस है। ठीक है, साइंस है, तो साइंस के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं? देखिए इसमें जो है आपको प्लेनेरिया हो जाएगा और एक फीताकृमि, ये दो जो जीव हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाता है? तो देखिए ये जो निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण करके इसे हम निकालते हैं। अब देखिए निस्यंदन का मतलब होता है आपको क्या? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखिए हिंदी शब्द काफ़ी कठिन लग रहा है, किंतु यदि आप इस फिल्टर इंग्लिश में इसे बोलिएगा तो आप समझिएगा। कहने का मतलब यदि किसी तरल चीज़ में मान लीजिए पानी में कोई ठोस पदार्थ गिर जाता है तो उसे आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप छलनी का प्रयोग करेंगे, यानी कि फिल्ट्रेशन उसका करेंगे। तो ठीक वहीं हम निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण करके इस विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है कि तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई है वो क्या है? तो जो ये देखिए ये न्यूरॉन होता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में स्नायु बोलते हैं। नेफ्रॉन जो है आपको ये किडनी की इकाई है। किसकी? किडनी की इकाई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चालन में माध्यम के कण जो होते हैं वो केवल अपनी माध्य के स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। बिल्कुल सही है। पुरुषों और महिलाओं में जो स्वर रज्जु की लंबाई होती है कितनी होती है? तो देखिए पुरुषों में आपको 20 एनएम होती है और महिलाओं में जो है आपको 15 एनएम होती है। ठीक है, 15 एमएम होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिका की दो समान अनुपात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे जो द्विविखंडन कहा जाता है। किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न में से किसके बराबर होती है? यानी 1 kg द्रव्यमान में तो आपको 1.66 गुणे 10 के पावर -27 kg हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पारदर्शी वस्तु की बड़ी यदि छाया प्राप्त करना हो तो प्रकाश का जो बिंदु स्रोत है वो कहाँ पर होना चाहिए, यानी रखा जाना चाहिए? तो ये जो है वस्तु के काफ़ी जब निकट होगा तो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 59 जो कि है जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वह क्या करता है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, यानी वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़िएगा वैसे वैसे गुरुत्वीय मान जो होता है वो क्या होता है? कम होते जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? जो प्रकाश संश्लेषण है यह जो है केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। आंसर होगा आपको कैथोड किरणें जो होती है वो सभी तत्वों के लिए क्या होती है? समान होती है। और कैथोड जो किरणें होती है क्या होती है? तो यह जो है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यानी आपको इसमें से कथन गलत बताना है। देखिए अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन या आयन निहित होते, सही है। अम्ल जो है लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। इसका आंसर हो जाएगा कि अम्ल जो है लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। ये उल्टा कर दिया, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन होते हैं उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो देखिए जो पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है। इसमें देखिएगा एक चलती बस को
ब्रेक लगाकर 10 सेकेंड के भीतर विरामावस्था पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो बस का प्रारंभिक वेग, इसको यदि v बराबर u प्लस 80 पर निकालिएगा इस सूत्र पे, ठीक है, तो निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u निकालना है आपको। ये दिया है मंदन 5, तो -5 × 10 यानी -50 हो जाएगा, और इधर आएगा तो ये आपका कितना 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि किस जंतु में पक्षपात का अवशेष पाया जाता है। देखिए जो अजगर होता है ना, अजगर में पक्षपात का जो है आपको अवशेष पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है। तो देखिए घेंघा जो होती है मच्छरों से नहीं होती है, घेंघा रोग जो होता है यह आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे कि, तो आपका इसका जो आंसर होगा आपको बताऊँ कि प्लेडियम और निकेल हो जाएगा, ठीक है। प्लेडियम और निकेल इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है कि जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किस उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है, तो हरे पौधों को रखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि दूध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। तो दूध में आपको पता होगा लैक्टोज पाया जाता है, क्या लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 70 है कि गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता है। देखिए गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता है, तो यूरिया निर्माण में नहीं होता, बाकी घरों में प्रकाश के रूप में होता है, खाना पकाने वाले गैस के रूप में होता है, यानी उपरोक्त दोनों में से होता है, किंतु यूरिया निर्माण में गोबर गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 विलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम क्या है, नमक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता क्या है, ठीक है। तो इसका जो सांद्रता हो जाएगा आपको 8.83% हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। तो देखिए यदि आवासीय जो क्षेत्र है वहाँ पे 45 डेसिबल जो है एक मानक शोर है, इससे यदि ज़्यादा शोर होता है तो यह जो मानक का उल्लंघन होगा। और जो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें यानी इंडस्ट्रियल एरिया की, तो वहाँ पे जो है लगभग 70 से 75 डेसिबल होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो 2/3 दिया ना आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। यानी कि 2/3 का यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं, कहने का मतलब एक टैंक है, यहाँ पे इतना 2/3 यानी आधे से अधिक जल भरा हुआ है। यदि अचानक से ब्रेक लगाया जाएगा तो उस जल में क्या परिवर्तन होगा। तो ये सीधा साधा क्या कह रहा है, यानी कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या होता है, तो ये जो जल हो जाएगा आपको पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर, कहाँ, आगे की ओर गति करेगा। जैसे आप में या बस में बैठे होते जब अचानक से ब्रेक लगता है तो जैसे बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, ठीक उसी प्रकार से जल जो है आगे की तरफ आपको क्या होगा, गति करेगा, ठीक है। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। ये देखिए ये जो है 0 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो इससे जो ऑर्लॉन प्राप्त होता है, क्या ऑर्लॉन प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, ठीक है। तो देखिए -7 है, -6 हो जाएगा, इस तरह से आप करिएगा, -5 और -4 -3 -2 -1, इसके बाद हो जाएगा क्या 0। तो सबसे जो बड़ा पूर्णांक होगा क्या -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो दोस्तों यहाँ से जो है आपको अब 77 से लेकर बाकी के 150 तक क्या है मैथ और आपके रीजनिंग दी हुई है, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं हल करेंगे। इसका यदि आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो मैं PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करिएगा और जो मैथ और रीजनिंग है उसको बना लीजिएगा, ठीक। हम लोग सिर्फ GK GS के को कवर करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो सेट है समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे इसकी नेक्स्ट सेट नंबर 2 में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।